हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। है ना, स्टैटिक जीके की ये वाली सीरीज़ एसएससी और उससे रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी सीडीएस के लिए कर रहे हैं, तो ये एक स्टैटिक पार्ट होने वाला है जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, उसके आधार पर ये सेट है ना। आपको कोशिश करनी है कि इस एमसीक्यू सीरीज़ में जल्दी जल्दी आंसर करें ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर पाएँ। इन सभी बैचेस के लिए पाठशाला ऋषिकेश में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हर पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कीजिए कि बड़ा आसान है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जैन सभा की बात की जा रही है, एंशियंट पार्ट का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए, जैन सभा में दो संगतियां हुई हैं, जिसमें पहली हुई है पाटलिपुत्र और दूसरी हुई है वैशाली, है ना। पहली वाली के अध्यक्ष हुए हैं स्थूलभद्र। आपको ये ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र के स्थूलभद्र जो हैं वो पहले अध्यक्ष हुए हैं, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरी सभा हुई है यहाँ पर, तो पहले वाले का आंसर ये है, आपको ये ध्यान देना है, ये इसका आंसर है। जैन सभा, है ना, 24 तीर्थंकर इसमें हुए, पहले ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, व्यपगत संधि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर आप मेरी जो एमसीक्यू सीरीज है हिस्ट्री वाली वो भी देखकर चल रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे, है ना। इसका आंसर हो जाएगा व्यपगत संधि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी लेकर के आए थे, 1848 के ड्यूरेशन की ये बात है, और एक बहुत बड़ा रीज़न बना था जिसके बाद जो है 1857 का रिवॉल्ट हो गया था। हम ये क्वेश्चन जल्दी करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करनी है कि आप फटाफट आंसर कर पाएँ, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता पर अनुभाग किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए, नागरिकता पर बात की जा रही तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी नागरिकता है यानी कि सिटीजनशिप है वो कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल जो है वो सिटीजनशिप ली गई है, यानी कि एकल नागरिकता की बात है। तो एकल नागरिकता हमने किस देश से ली है? बहुत ही आसान आंसर है, यूनाइटेड किंगडम से। यहाँ से हमने सिंगल या सिंगल सिटीजनशिप, और जबकि जो यूएसए में है वहाँ पर होती है ड्यूल सिटीजनशिप, ठीक है। तो हमने ली कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से ली है, ब्रिटेन से ली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र, तो जैसा कि मैंने कहा है कि हर जगह से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? ये सभी पाचन तंत्र से संबंधित हैं, और आपको देखना है कि कौन सा पाचन तंत्र इनमें सबसे लंबा होता है, लंबाई के अनुसार बताया गया है। पहले आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे ज़रूर एग्जाम में। इसका आंसर है छोटी आंत, लगभग 6 फीट लंबी होती है ये, या तो 6 फीट ले लो या 20 फुट आप कह सकते हो इसको। आपको ये ध्यान रखना है, 6 फीट नहीं, सॉरी 6 मीटर कर लो इसको, है ना। 6 मीटर हो जाएगा, 6 फीट तो छोटा हो जाएगा, 6 मीटर है, जो कि 20 फुट के आसपास पहुंचती है छोटी आंत। जबकि बड़ी आंत जो होती है वो 1 मीटर के आसपास लंबी होती है, यानी कि 6 साढ़े 6 फीट के आसपास पहुंच पाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। बिल्कुल बात सही है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे हुआ था। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और डिटेल में आपको कर दूं कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि ये गोवा में हो रहा है। देखो, जो IFI है ना, ये सबसे पहले 1952 में दिल्ली से स्टार्ट हुआ, ठीक है। आज़ाद भारत की बात थी तो हमने एक ऐसा समारोह, मनोरंजन के कार्यक्रम बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया 1952, कल्चर वगैरह प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। 2004 से जो है ये लगातार गोवा में ही आयोजित किया जा रहा है, यानी कि हर साल 2004 में क्या होता है? IFFI 16 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2021 की बात है। अब 2024 में फिर से 2022 में फिर से ये होगा, और ये होगा 52 हो जाएगा। तो आपने 51वां याद रखना है, गोवा, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इस समय पर हमने सत्यजीत रे जो थे, है ना, जिन्हें हिंदी सिनेमा में बड़ा उच्च स्थान प्राप्त है, उनके लिए उनसे ये उनको डेडिकेटेड था। आगे चलते हैं। बांध में जमा पानी कौन सी ऊर्जा, बांध में जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखो, जो एनर्जी है ना वो किस प्रकार की होती है, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक एनर्जी है ना। एनर्जी को ना ही तो पैदा किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है बांध में जमी पानी में कौन सी ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये वाली ऊर्जा का इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए ये जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ ना, एसएससी में सेम टू सेम डिक्टो डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी तरह का एमसीक्यू उनके उसमें सीजीएल होने वाला है, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये रैंडम है, पूरा स्टैटिक पार्ट है जिसमें आपका हिस्ट्री से लेकर के बायोलॉजी, मिसलिनियस सब कवर हो जाए। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? बिल्कुल एमसीक्यू सीरीज है। आकलन, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम का एक नाम एनएनपी भी होता है, इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है बताया गया है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा गया है। ये 2 मई 1951 में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। सीएसओ है, योजना आयोग के बारे में आप जानते हैं, 15 मार्च 1950, ठीक है। 15 मार्च है ये, 15 मार्च। रिजर्व बैंक जो था 1935, जबकि रिजर्व बैंक का जो एक्ट है आरबीआई एक्ट, वो कौन सा है? 1934। वित्त मंत्रालय आप जानते हैं, निर्मला सीतारमन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है? 4 ऑप्शन है। कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, अरेबिका कॉफ़ी बड़ी न्यूज़ में रहती है, तो सीधा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए जिसमें ज़्यादा बताने के लिए नहीं है उसको आगे चलते हैं, जिसमें डिटेलिंग होगी उसे कर दिया जाएगा। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? देखो भारत के कौन से मैदान की बात कर रहे हैं? उत्तरी मैदान की कर रहे हैं। अगर इसे मान लो आप भारत के संदर्भ में समझो, ईस्ट वेस्ट है ना, नॉर्थ और ये साउथ, तो कौन से मैदान की बात करें तो लगभग इस वाले क्षेत्र की बात की जा रही है, ठीक है। देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये बना किस चीज़ से है? ये है नदियों से बना हुआ। मतलब यहाँ पर आपको देखो, एक तो सतलुज नदियों का जो जाल होता है, सिंधु की सहायक नदियों का जो जाल है वो मिल जाता है, गंगा आते हुए बहती है और कहाँ चली जाती है? गंगा जाती है कहाँ, या गैंगीज जाती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो नदियों का क्रम है वो कौन सा देखने को हमें मिलता है कि नदियों द्वारा जो मिट्टी का निर्माण किया जा रहा है उस प्रकार का मैदान है, मतलब नदियों द्वारा बनाया गया मैदान। और नदियाँ किस प्रकार की मिट्टी लाती हैं? जलोढ़, एलोवियल सॉइल लाती हैं, ठीक है। और एलोवियल सॉइल कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर, ठीक है। तो देख सोचो जरा, याद करो कि कौन सी पुरानी कौन सी नई। तो बांगर, खादर जो होती है वो नई होती है, न्यू एलोवियल सॉइल होती है, न्यू एलोवियल सॉइल जो होती है वो होती है खादर, न्यू एलोवियल सॉइल, ठीक है। और बांगर जो होती है वो पुरानी मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है जलोढ़ मृदा से। काली मिट्टी का एक नाम रेगुर मिट्टी भी है। लेटेराइट मिट्टी है केरल के पास मिल जाएगी, शुष्क मिट्टी आपको राजस्थान के आसपास मिल जाएगी। आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई होगी? तो फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की बात की गई है। तो देखो लाहौर अधिवेशन 1929, सूरत अधिवेशन 1907 वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सामान्य अधिवेशन है 1920 का, याद रख सकते हो वैसे तो, लेकिन 1929 1907 तो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि बोला जाता है रावी नदी के तट पर हुआ था। और जेएल नेहरू कौन थे? जेएल नेहरू उस समय पर इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की बात यहीं पर की गई थी, बार बार याद रखना। और इसके ठीक बाद 26 जनवरी को 1930 को हमने अपना पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे मनाया था, ये ध्यान रखना। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट से क्वेश्चन, आसान सवाल। हाल ही में खबरों में देखा गया चुस्लू घाटी, देखो ये न्यूज़पेपर से लिया गया सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है, किस राज्य केंद्र में शासित में है? तो आपको पैगोंग लेक के बारे में मालूम होगा भाई। पैगोंग लेक जो है वो लद्दाख वाले पोर्शन पे, वो लद्दाख वाले पोर्शन में जो है न्यूज़ में रही है, यहाँ पर वो न्यूज़ में रही है, ठीक है, पैगोंग लेक के बारे में। तो देखो लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा, लेह डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, डेज एंड डेट जिन्हें भी याद नहीं है, डेज एंड डेट, देखो मिसलिनियस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप डेज एंड डेट याद कर लो, फिर अगर जरूरत पड़े तो उनकी थीम याद कर लो। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात है, यूएन इसको सेलिब्रेट करता है, यूएन ने इंटरनेशनल पीस बनाने के लिए इसको जारी किया है। तो 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। देखो कोरोमंडल तट समझ लो, अगर ये इंडिया ही है ऐसा मान लो, तो इंडिया का जो ये वाला जो पार्ट है ना, जो इंडिया का जो ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, अगर हम इसकी बात कर लें तो इस वाले पार्ट को कोरोमंडल तट को, मतलब जो तमिलनाडु वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कोरोमंडल, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। जो केरला वाला पार्ट है, मतलब जो केरल वाला पार्ट है उसको बोला जाता है मालाबार, उसको बोला जाता है मालाबार, ठीक है। गोवा से ऊपर वाला पार्ट आप गोवा वाला ले लो, तो गोवा वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कोंकण तट, ठीक है,
कोंकण तट। तो हमें बात करनी है कोरोमंडल तट किसे कहा जा रहा है, कहा गया कि कोरोमंडल तट, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है, कोरोमंडल तट की बात है, यानी कि तमिलनाडु वाले हिस्से की बात है। तो बोला जाता है कि भाई यहाँ पर लौटती हुई जो हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून है, जो उत्तरी और जो पूर्वी मानसून है, जब वो लौट रहा होता है, रिट्रीटिंग मानसून होता है, तब वो बारिश करता है। तो भारत से वो अगस्त सितंबर के बाद लौट रहा होता है, इस तरह से वो जाते हुए सर्दियों के समय में कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। ध्यान दो, सर्दियों में कहाँ पर बारिश होती है, तमिलनाडु में बारिश होती है, और उसका रीज़न है उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है, या लौटता हुआ मानसून आप उसे कह सकते हो। अगला क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से ही है और बारिश से रिलेटेड है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा भारत के कौन से वाले पार्ट में, उत्तर पश्चिम में, मतलब उत्तर, और ये वाला जो पश्चिम वाला हिस्सा है, इस पर बारिश का कारण क्या है, क्या कारण है कि शीतकालीन में भारत में बारिश होती है। स्थानीय झंझावात, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या पूर्वी विक्षोभ। तो देखो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मतलब जो भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली सर्द हवाएं हैं, वो क्या करती हैं, भारत में शीतकाल में वर्षा कराती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कार्य है जूल, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसकी इकाई यूनिट पूछी गई है, तो साइंस से ऐसे क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। प्रकाश वर्ष समय की है, प्रकाश की है, धारा की है, दूरी की है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो देखो एंशिएंट हिस्ट्री से लगभग क्वेश्चन हर जगह से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। जैन परंपरा के अनुसार अगर बात करें कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 हुए। कम से कम तुम्हें पहला, 23वां और 24वां तो मालूम होना चाहिए। तो पहले रहे हैं ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव, ऋषभनाथ भी कह सकते हो। 23वें रहे हैं पार्श्वनाथ, ठीक, और 24वें हैं महावीर जैन, महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान देनी है। आगे चलते हैं। 24 हो जाएगा इसका आंसर, पहले 23वें और 24वें। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक कौन सा धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न है। जैन, बौद्ध, सिख और हिंदुओं का ऑप्शन आपके सामने है। त्रिपिटक की बात की गई है तो बचपन की यादें हैं, याद करो। सुत्त पिटक जिन्होंने पढ़ा होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ये बात अगर आपको ध्यान दे रही होगी तो आपको याद दिलाएगी कि ये बुद्ध के बारे में बात, बौद्धों के बारे में की गई है, उनके धर्म ग्रंथ हैं। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, नियमों का, कायदे कानूनों का बताया गया है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण से संबंधित मामला है तो बोला जाता है मृत्यु है। महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, किस स्थान पर किया था, तो ये आंसर है कुशीनारा या कुशीनगर में। किसने, बुद्ध ने, ठीक है। अगले आसान क्वेश्चन है कपिल वस्तु, पावा आपको मालूम होता है, महावीर स्वामी की बात करोगे तो पावा हो जाएगा, ठीक है। कुंडग्राम इन्हीं के धर्म से रिलेटेड संबंधित चीज़ें हैं। हास्य गैस क्या है, तो जिन लोगों को N2O पता होगा वो इसका आंसर ऐसे ही बता देंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, या ये है या ये है। तो देखो इसका आंसर है ये, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O बोलते हैं हास्य गैस को जो हंसाने के काम आती है या लोगों को हंसाती रहती है, ठीक है। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है, तो देखो स्पोर्ट्स वाला पार्ट से मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मिसलिनियस है, आपको ध्यान देना है। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है, लॉन टेनिस का, बैडमिंटन का, क्रिकेट का या गोल्फ का। तो आपको लगभग मालूम होता है राइडर कप जो है वो गोल्फ से रिलेटेड कप है। थोड़ा सा ध्यान दो कि राइडर व्यक्ति है, गोल्फ ही खेलेगा, ऐसा मान लो। आगे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, किस विटामिन से बनता है, ब्लड क्लॉटिंग किससे होती है, अगर वो है तभी ब्लड क्लॉटिंग हो पाएगी, अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो अधिक रक्त, चोट लगने पर अधिक रक्त बहेगा और मृत्यु हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, इसका आंसर हो जाएगा DEC। तो आपको अगर विटामिन के बारे में मैं बताता चलूँ तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल और एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, यानी कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है। तो ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, होते हैं B और C। इसी तरह से सवाल बन जाता है कई बार कि जब सब्जियां धोई जाती हैं तो उस समय पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वो है B और C, क्योंकि जल की बात की जा रही है। और बाकी फैट सॉल्युबल बाकी जितने भी बचे हैं A, D, E, K, ये सारे के सारे क्या हैं,
है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि BC वाटर सॉल्यूबल है और ये फैट सॉल्यूबल हैं, ये वाली बात। आगे चलते हैं, उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो बिल्कुल आसान सवाल है। उबेर कप जो है वो, उबेर कप पोलो से संबंधित है, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से, तो उबेर हो जाएगा, बैडमिंटन से रिलेटेड है। उबेर कप क्या है कि ये महिलाओं का है ना, महिलाओं का बैडमिंटन से रिलेटेड है, मतलब महिलाएं इसे खेलती हैं। फीमेल्स के लिए ये होता है, क्योंकि मेल्स के लिए एक अलग बैडमिंटन कप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है, ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है, ये वाली बात है। तो देखो, पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पे आपको अनामिका मैम ने पढ़ाया है ग्रैंड स्लैम का ग्रैंड स्लैम का वीडियो, ठीक है। तो उसमें सारी ग्रैंड स्लैम की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। कौन सी नहीं है, तो विंबलडन है, US है, फ्रेंच है, इटालियन ओपन नहीं है, तो इसके हिसाब से तो इटालियन ओपन हो गया। अब आए हो तो दूसरी जानकारी लेते जाओ, जैसे US ओपन है, विंबलडन ओपन है, तो इनमें से सबसे पुराना जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन 1877 में, ठीक है। फिर ये है 1881 में US ओपन स्टार्ट किया गया था। फिर इसी तरह से जो फ्रेंच ओपन है वो है 1891 में। फिर बचता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है 1905 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में है, 1877 में है, और US ओपन जो है वो 1881 में है, और फ्रेंच ओपन 1891 में है। कई बार पूछ लेता सबसे ओल्ड कौन सा है, तो 1877 है। इसी तरह से विंबलडन कहाँ खेला जाता है, तो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ये सभी जानकारियाँ उस वीडियो में और डिटेल में की गई हैं, ये ना, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, या आप कह सकते हो कि ये लाल बजरी पर खेले जाने वाला मैच है फ्रेंच ओपन। इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी। आगे चलते हैं, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है पुरुषों के लिए जो केवल इंडिविजुअली मेल्स के लिए खेली जाती है, वो कौन सी है, डेविस है, डूरंड है, थॉमस है, या उबेर कप है। तो देखो, उबेर कप की तो आपने बात कर ही ली कि ये तो विमेंस के लिए है, ये तो विमेंस के लिए है। तो थॉमस कप जो है वो मेल के लिए या मेंस के लिए है, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है। डूरंड कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है, डेविस कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बैडमिंटन प्रतियोगिता, इस तरह के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान और सरल क्वेश्चन। तो हमने कोशिश की है कि स्टैटिक जीके के माध्यम से आपको सारी की सारी जानकारी दी जा सके, ताकि आपको एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, या आप अगर रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके इन MCQ के माध्यम से सारी की सारी तैयारी अच्छे से हो पाए, और आप चेक कर पाओ कि आपने कितना पढ़ा हुआ और कितना और पढ़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, है ना। फेसबुक में पाठशाला को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में पाठशाला ऋषिकेश के नाम से, सभी जो हमारे सोशल हैंडल हैं वो हैं पाठशाला ऋषिकेश के नाम से, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।